हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, सीमा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। संसद में किस प्रकार से क्या क्या कार्रवाई संचालित होती है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संसद में कितने सत्र होते हैं। तो सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के मध्य में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत में संसदीय सत्र 3 बार लगते हैं। एक साल में 3 बार संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। ये संसद के सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को बुलाने को सत्र आहन कहा जाता है। सत्र आहन राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को बुलाए जाने को सत्र आहन कहा जाता है। उसी प्रकार से जब संसद का सत्र खत्म होता है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही संसद के सत्र को खत्म किया जाता है, तो उसे सत्रावसान कहा जाता है। सत्रावसान यानी जब एक संसद का सत्र स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्ट होने के समय को कहा जाता है सत्र आहन और समाप्त हो जाने को कहा जाएगा सत्रावसान। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि संसद में बहुत बार कुछ बहस होती है तो संसद में हंगामा होने लग जाता है। उस समय जो होता है वहां पर जो स्पीकर होता है, जो चेयर को लीड कर रहा होता है, जो संसद को चला रहा होता है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा में जब भी हंगामा होता है तो उस हंगामे के संबंध में जब उस चेयर को जो लीड कर रहा होता है उस सदन की, या तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के संबंध में, या फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष या अन्य कोई व्यक्ति जो चेयर को लीड कर रहा होता है। उसी प्रकार से राज्यसभा के संबंध में अगर अपने देखें तो उपराष्ट्रपति जी या फिर उसके बोलेंगे सभापति जी या उपसभापति जी या कोई और व्यक्ति जो राज्यसभा की चेयर को लीड कर रहा होता है, वो क्या करता है कि संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में अगर हंगामा हो रहा है तो कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित कर देता है, तो उसे कार्यवाही का स्थगन कहा जाता है। संसद के सत्र का स्थगन कहा जाता है। इसको करने का कार्य सदन के जो मुखिया होता है, जो सदन के चेयर को लीड कर रहा होता है, उसके द्वारा किया जाता है। तो इसे कार्य स्थगन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपने देखने की कोशिश करेंगे कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला जो सत्र स्टार्ट होता है वो बजट सत्र होता है, जो हाल ही में अभी चल रहा है, जिसे कहा जाएगा बजट सत्र। के अंतर्गत क्या होता है, बजट लाया जाता है। बजट लाए जाने के बाद में उसके ऊपर चर्चा की जाती है। यह फरवरी से लेकर मई तक होता है और यही संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है। उसके बाद में आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो आता है जुलाई से सितंबर के मध्य में आता है। और सबसे लास्ट में आता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो आता है नवंबर से दिसंबर के मध्य में लेकर आया जाता है। 3 सत्र अलग अलग होते हैं। इन 3 सत्रों का होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा गया है। अब संसद जब स्टार्ट होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है। अब इस लोकसभा एवं राज्यसभा की जो कार्रवाई स्टार्ट होती है उसमें जो होता है, जो कार्रवाई स्टार्ट होती है, जैसे सुबह संसद जो खुलता है वो 11 बजे खुल जाता है। 11 से 12 और 12 से 1 के समय को कुछ विशेष नाम दिया गया है। उन नामों को अपने को देखने की कोशिश करते हैं। जो संसद का जो पहला घंटा होता है, जो 11 से 12 का समय रहता है, उस 11 से 12 के समय में प्रश्नकाल कहा जाता है। उसमें संसद के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए इस काल को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें सभी सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से। सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार और उसके बाद में उसके आंसर देती है। जब संसद का आगे सत्र चलता है, मतलब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो उस प्रकार से फिर सरकार क्या देती है, आंसर देने लग जाती है। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न। मतलब एक होता है स्टार और एक होता है नॉन स्टार। अब तारांकित प्रश्न जो पूछा जाता है उस प्रश्नों में क्या होता है कि जो भी सदस्य ने तारांकित प्रश्न पूछे हैं, उन तारांकित प्रश्नों में क्या किया जाएगा, वो मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। और मौखिक रूप से जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जब उसका आंसर दिया जाएगा तो वो आंसर भी मौखिक रूप से दिया जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पूरक प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस संबंध में। लेकिन एक होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जब पूछा जाता है तो कम से कम इससे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है। और ये अतारांकित प्रश्न जो होते हैं वो जो आपके पूछे जाते हैं एक लिखित रूप से पूछे जाते हैं और इनका आंसर भी लिखित रूप से दिया जाता है। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। एक होता है अल्प सूचना के लिए प्रश्न, जिसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है और उसका उत्तर भी क्या किया जाता है, मौखिक दिया जाता है। 10 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी और उसके बाद में किया जाता है, मौखिक में उसका आंसर दिया जाता है। प्रश्नकाल के बाद में आ जाती है बात आ जाती है शून्यकाल की। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो शून्यकाल है, ये जो शब्द गढ़ा गया है, ये भारतीय मीडिया के द्वारा गढ़ा गया शब्द है। शून्यकाल की शुरुआत उस समय होती है जब भारत की नई आजादी होती है और भारत का संविधान बनकर लागू होता है। भारत का संविधान बनकर जब लागू हो जाता है तो संविधान लागू होने के बाद में उस समय के जो हमारे संसद के सदस्य हुआ करते थे, वो नई आजादी मिली हुई होती है, तो कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो 12 से 1 का जो समय होता था उस समय संसद का वो लंच का समय होता था। लेकिन उस लंच के समय में भी क्या करते थे, ये संसद के सदस्य काम करते थे। इसीलिए उस समय को क्या कर दिया गया, शून्यकाल कर दिया गया। और ये भारतीय मीडिया द्वारा गढ़ा गया जो है शब्द है 1962 के आसपास इस शब्द को गढ़ा गया शून्यकाल के।
ठीक है। उसके बाद में अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई स्टार्ट होती है आगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार से जैसे सबसे पहले इसमें होता है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव यानी प्रोविजन। तो क्या होता है कि किसी भी सदस्य के द्वारा किसी विषय पर चर्चा करने के लिए लाया गया जो प्रस्ताव होता है उसे प्रस्ताव कहा जाता है। इसे पीठासीन अधिकारी जो होता है, पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा का स्पीकर या फिर जो भी उस चेयर को लीड कर रहा होता है वो, या राज्यसभा का सभापति या फिर जो भी उस चेयर को लीड कर रहा होता है वो उसे स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत भी कर सकता है। ये मंत्रियों के द्वारा भी लाया जा सकता है या सामान्य सदस्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है। जब प्रस्ताव आ जाता है तो प्रस्ताव आने के बाद में उस पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है। अब प्रस्ताव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रस्ताव में सबसे एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? किसी अविलंबनीय मतलब जिस पर बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद किया जा सकता है, ऐसा कोई मौका आ गया है उस पे, ऐसा कोई विषय अभी करंट में आ गया है और संसद का सत्र चल रहा है, तो अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर विचार करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आया जाता है। यह भी भारतीय नवाचार ही 1954 के लगभग ये अस्तित्व में आया था। किसी भी मंत्री का किसी विशेष विषय पर ध्यान एकत्रित करने के लिए, ध्यान देने के लिए, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आया जाता है। एक होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में जैसा कि अभी आपको बता चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव में कुछ भी नहीं होता है, कार्य के स्थगन की बात की जाती है। एक होता है फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है निंदा प्रस्ताव, एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इसके बाद में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले अपने देख लेते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? जब किसी मंत्री के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार से उस मंत्री को अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने मंत्रालयों के कार्यों का निर्वहन किया जाना है, उस प्रकार से अगर मंत्री अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आया जाता है। संसद के किसी भी सत्र में लेकर आया जा सकता है। अब निंदा प्रस्ताव लेकर आया गया है, निंदा प्रस्ताव अगर लेकर आया गया है तो निंदा प्रस्ताव में क्या होता है? किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है या फिर मंत्रियों के समूह, मतलब मंत्री परिषद दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है। या तो मंत्री के विरुद्ध लाया जाएगा या मंत्रियों के समूह के ऊपर लेके आया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट यह बात यह है कि जब अगर निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध पास भी हो जाता है सदन में, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के अपोजिट एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव क्या किया जाता है? किसी मंत्री के विरुद्ध न लाकर पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लेकर आया जाता है। अब मंत्री परिषद के विरुद्ध लेकर आया गया जो प्रस्ताव होता है वो अविश्वास प्रस्ताव होता है। अब अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद में क्या करना पड़ता है? मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया यानी आपकी सरकार गिर गई है, मतलब पूरे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? अब पूरा मंत्री परिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब सरकार कुल मिलाकर गिर जाएगी। जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है तो इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है इस प्रस्ताव को लेकर आने की। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। जब अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही लेकर आया जाता है तो उसके उत्तर में सरकार के द्वारा लेकर आया जाता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव का आंसर होता है विश्वास प्रस्ताव। इस विश्वास प्रस्ताव में सरकार को अपनी मेजोरिटी दिखानी होती है। मेजोरिटी यानी क्या कि हमारे पास में बहुमत उपस्थित है, कम से कम हमारे पास में 273 सीटें उपलब्ध है। 545 सीटें हैं, इसका जो बहुमत होता है 273 होता है। तो सरकार को अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ती है संसद में, लोकसभा के अंतर्गत। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है ये केवल लोकसभा में लेकर आया जाता है, न कि राज्यसभा में। इसे केवल लोकसभा में ही लेकर आया जा सकता है। फिर एक और प्रस्ताव होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव को जो किया जाता है प्रत्येक आम चुनाव के बाद में लेकर आया जाता है और वित्तीय वर्ष के जो पहला सत्र होता है उससे ठीक पहले राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति सदन में संबोधित करते हैं। संयुक्त रूप से संसद के दोनों सत्रों को क्या किया जाता है? अभिभाषित किया जाता है। राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद में भाषण दिया जाता है और इस भाषण में क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और सरकार के द्वारा आगे क्या क्या कार्य को किया जाना है उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद में जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्रस्ताव के बाद में आ जाता है विधेयक। विधेयक क्या कहलाता है? जब किसी भी विषय पर प्रस्ताव लेकर आया जाता है तो उसके संबंध में क्या किया जाता है? कोई विधेयक अगर बनाना हो, कोई प्रस्ताव लेकर आया गया है, जैसे किसान बिल के संबंध में, जब किसान बिल लेकर आया गया था तो उसके संबंध में पहले प्रस्ताव लेकर आया गया था। जीएसटी लाया गया था तो उसके संबंध में प्रस्ताव लेकर आया गया था। तो प्रस्ताव के बाद में क्या किया जाता है? उसको अगर विधेयक बनाना हो, उसको अगर बिल बनाना हो या फिर उसको कोई कानून बनाना हो तो उस विधेयक को संसद के सदनों में पेश किया जाता है। किसी भी एक सदन में सबसे पहले पेश किया जाएगा। मान लो लोकसभा में पहले पेश किया गया, तो जब लोकसभा में इसको पहले पेश किया गया तो इसमें 3 पाठन होते हैं, मतलब 3 पाठन होंगे। इसमें क्या क्या होगा? पहले पाठन में क्या होगा? पहले पाठन में संसद के पहले पाठन में क्या होगा? इसमें अब हम संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः संसद में 4 प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। पहले नंबर पर होता है साधारण विधेयक। यह वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी जो विषय होते हैं उनके संबंध में होता है। दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है वित्तीय विषयों एवं कलारोपण एवं
लोक व्यय के इत्यादि के आधार पर होता है। वित्त विधेयक यह भी वित्तीय विषयों से अलग, वित्तीय विषयों से संबंधित होता है, लेकिन यह धन विधेयक से कुछ अलग होता है। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, जो कि संविधान में संशोधन करने के संबंध में लाया जाता है। इन चारों विधेयकों को हम अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है आपका साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो होता है, वो साधारण विधेयक जो होता है, जब भी कोई विधेयक संसद में लेकर आया जाएगा तो उसमें 3 पाठन होंगे, यानी 3 चरणों में इस पर चर्चा होगी। मान लो कोई से भी एक सदन में क्या किया गया, किसी विधेयक को लेकर आया गया। विधेयक का कुल मिला के अर्थ होता है बिल। प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, उसके बाद में उस विधेयक को रखा जाएगा। विधेयक को रखा जाता है जब संसद में किसी भी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही होती है। संसद में किसी भी प्रस्ताव को लेकर आया गया और उस प्रस्ताव के ऊपर अगर संसद में चर्चा की जा रही है तो उस समय पर उस पूरे प्रस्ताव को विधेयक या बिल के नाम से जाना जाता है। अब इस बिल पर जब चर्चा होती है तो किसी भी सदन में इसको पहले रखा जा सकता है। किसी भी सदन में मान लो लोकसभा में पहले रखा गया तो लोकसभा में उसके 3 पाठन होंगे या 3 चरण होंगे, उन 3 चरणों से होकर वो गुजरेगा। सबसे पहला जो होगा, पहले चरण में होगा, उसको लोकसभा के अध्यक्ष, अगर मान लो लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति ली जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमति दे दी जाएगी पहले चरण में, और उस प्रथम चरण के दौरान उसकी एक प्रति सभी सदस्यों को वितरित कर दी जाएगी ताकि सभी सदस्य उस विधेयक के संबंध उस विधेयक को आसानी से समझ सकें। अब दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में उस विधेयक पर चर्चा करवाई जाएगी लोकसभा स्पीकर के द्वारा। लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि अपने ने ये माना है कि ये जो बिल रखा गया था लोकसभा में रखा गया था। अब इसमें द्वितीय चरण में क्या होगा, लोकसभा में क्या होगा, इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी, वाद विवाद किए जाएंगे। अगर सभी सदस्यों के द्वारा इस पर विचार विमर्श करने के बाद में अगर इसको पास कर दिया जाता है तो ये तीसरे चरण की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें चर्चा के दौरान किसी विषय पर, इस विधेयक के किसी विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद उत्पन्न होने के संबंध में क्या किया जाता है, प्रवर समिति का क्या किया जाता है, किसी समिति का निर्माण किया जाता है। समिति का मतलब होता है यहाँ पर प्रवर समिति से। अब प्रवर समिति में क्या होता है, तो प्रवर समिति में आप आगे जो अपनी चर्चा करेंगे वो समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, प्रवर समिति क्या करेगी, प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। प्रवर समिति में केवल एक सदन के सदस्य होते हैं और संयुक्त प्रवर समिति में दोनों सदन के सदस्य होते हैं। इसको अपने आगे समझने की और कोशिश करेंगे जब समितियों के अपने बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या किया जाता है, प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। प्रवर समिति क्या करेगी, इस पर जांच करेगी, इसका एनालिसिस करेगी, इसमें जो कुछ अच्छे और कुछ बुरे फैक्ट होंगे उन फैक्टों पर चर्चा करेगी, उस समिति उस पर एनालिसिस करेगी और एनालिसिस के बाद में उसमें संशोधन करके क्या किया जाएगा, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब संसद के समक्ष वापस लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो उस जो संशोधित किया गया है प्रवर समिति के द्वारा उस पर चर्चा की गई जाएगी। अब अगर चर्चा सफल रहती है तो ये क्या किया जाएगा, विचार विमर्श के बाद में तीसरे चरण में चले जाएगा। अब तीसरे चरण में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है, इसमें केवल वोटिंग की जाती है। उस विधेयक के जो विभिन्न विषय हैं उन विभिन्न विषयों पर अलग अलग वोटिंग की जा सकती है या पूरे विधेयक पर क्या किया जा सकता है, वोटिंग की जा सकती है। अब तीसरे चरण में क्या किया जाएगा, इस पर वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर अगर इसको पास करना होगा तो इसको पास किया जाएगा, लोकसभा के पास किया जाएगा और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके दूसरे सदन में इसको भेज दिया जाएगा। अब दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया पूरी तरीके से अपनाई जाएगी। राज्यसभा में अगर पास कर दिया जाता है तो क्या किया जाएगा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये राष्ट्रपति के पास में चले जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास में जाने के बाद में राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और अगर मान लो राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है या राज्यसभा इस विधेयक को किसी संशोधनों के साथ प्रस्तुत कर देती है तो उन संशोधनों को अगर मान लो कुछ ABCDE पॉइंट थे और इन ABCDE पॉइंट में से उस विधेयक में से राज्यसभा को D पॉइंट पे कुछ न कुछ असमंजस है और D पॉइंट को कुछ संशोधन के साथ में क्या किया गया, पेश किया गया। अब डी पॉइंट को क्या किया जाएगा, डी पॉइंट को वापस से लोकसभा में क्या करवाना पड़ेगा, पारित करवाना होगा और उसके बाद में वो क्या किया जाएगा, राज्यसभा ने तो पास कर दिया है, राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ में पास किया है, अब वापस से लोकसभा में जाएगा ये बिल और उस डी पॉइंट को वहां पे क्या किया जाएगा, पारित करवाया जाएगा संशोधन के साथ में। और अब दोनों सदनों से, ये राज्यसभा से भी और लोकसभा से दोनों से पास हो चुका है। अब ये बिल जाएगा राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, इस पर हस्ताक्षर करेंगे और ये बिल बन जाएगा एक्ट। अब यहां पर आप 3 चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव कब तक कहा जाएगा किसी भी बिल को, जब किसी व्यक्ति या किसी मंत्री के द्वारा लेकर आया गया है, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ने स्वीकृति दे दी है उस पर चर्चा करने के लिए। अब जब वो चर्चा हो रही है तो चर्चा के दौरान उसको विधेयक या बिल कहा जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों के द्वारा उसे पास कर दिया गया है तो उसे एक्ट या अधिनियम या कानून कहा जाएगा। तो एक्ट, अधिनियम या कानून कैसे कहा जाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा जब किसी विधेयक को पास कर दिया जाता है तो उसे एक्ट या अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद में अगर अपने बात करेंगे वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की आने वाले समय में जब ये कंटिन्यूटी में होगा उस समय अपने बात करेंगे। अब अपने बात करने जा रहे हैं संसद की प्रमुख समितियों के बारे में। संसद में 2 प्रकार की समितियों के बारे में चर्चा की गई है, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। स्थायी समिति प्रत्येक साल इसको बनाया जाता है। अस्थायी समितियों को प्रत्येक साल न बनाकर क्या किया जाता है, समय समय पर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाने के समय पर उनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब स्थायी समितियों में सबसे पहले समिति आ जाती है आपकी, कौन सी आ जाती है,
सबसे पहली समिति आ जाती है आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन का संबंध आप आकलन से समझते हैं। प्राक्कलन का संबंध आप आकलन से समझ सकते हैं, यानी कि क्या, जब बजट बनाया जाता है तो बजट बनाने से पहले या बजट बना देने के बाद में जब सरकार उस बजट की राशि को खर्च करती है तो उसके समानांतर क्या करती है, ये प्राक्कलन समिति कार्य करती है। जब बजट बनाया जाता है तो उस बजट बनाने के संबंध में क्या किया करती है, ये प्राक्कलन समिति कार्य करती है। इस प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष अगर इस समिति के सदस्य हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष नहीं है, इस समिति के सदस्य नहीं है, तो वो किसी भी मेंबर को इस समिति का अध्यक्ष बना सकते हैं, इस समिति का क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष बना सकते हैं। यह धन खर्च होने के साथ साथ समानांतर कार्य करती है। प्रशासन में दक्षता एवं मितव्ययिता लाने के लिए और वैकल्पिक सुधारों के लिए इस समिति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस समिति का जो मूल उद्देश्य होता है, वित्तीय जो सार्वजनिक वित्तीय धन है उस पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। उसके बाद में जो होती है आपकी दूसरी जो मुख्य समिति होती है, आपकी लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति को सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है, सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। अब लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का कार्य होता है जो केग की जो रिपोर्ट होती है, उस केग की रिपोर्ट की जांच करना। केग की रिपोर्ट क्या होती है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो भारत सरकार के द्वारा जितने भी पैसे खर्च किए जाते हैं उन पैसों को खर्च सरकार ने सही तरीके से किया है या नहीं। जहां पर सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए जाने थे वहां पे ही सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए गए हैं या नहीं किया गया है। जिस धन को जहां पर खर्च किया जाना था वहीं पे किया गया है या नहीं किया गया है, इस संबंध में क्या करती है, केग जांच करती है। अब उस केग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए लोक लेखा समिति होती है। अब इस लोक लेखा समिति के द्वारा क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा जो धन खर्च किया जा रहा है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, उसके बारे में सरकार क्या करती है, जांच करती है। अब लोक लेखा समिति में जो होते हैं 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि जो इसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता जो होता है वो उसका क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। इसका कुल मिला के उद्देश्य ये होता है कि जो लोक महत्व का जो बजट पे जो खर्चा किया गया है सरकार के द्वारा बजट में या फिर कंसोलिडेटेड फंड में से जो खर्चा किया गया है वो खर्च जो किया गया है सही प्रकार से किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में चर्चा करती है। ठीक है, अगली होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसकी अगली होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट समिति जो आ जाती है आपकी वो सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस समिति के कुल मेंबर 22 होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से इसमें सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति नाम से ही स्पष्ट है कि जो भारत सरकार के संस्थान है, जो भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है, उन उपक्रमों की वित्तीय लेखों की जांच करने के लिए जिस समिति का निर्माण किया जाता है उस समिति को सार्वजनिक उपक्रम समिति के नाम से जाना जाता है। अगली हो जाती है आपकी ये जो समितियां देखिए अपने ने स्थायी समितियां होती है। ये स्थायी समितियां हर साल इसका निर्माण किया जाता है और इनके एक विशेष कार्य होते हैं। उसी प्रकार से एक होती है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति का जो निर्माण किया जाता है परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जैसे मान लो एक सदन में कोई लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल पास हो चुका है और अन्य सदन में वो बिल पास नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे कोई मामले हो सकते हैं जिस संबंध में क्या की जाती है, अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। अस्थायी समितियों में सबसे प्रमुख समिति होती है प्रवर समिति। प्रवर समिति का संबंध सामान्य कानून जब बनाते हैं तो सामान्य कानून बनाने के संबंध में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, स्पीकर के द्वारा क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। यह केवल एक सदन की होती है। जैसे मान लो लोकसभा के संबंध में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, लोकसभा में उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई जाएगी। और अगर राज्यसभा में कोई कानून के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो राज्यसभा के स्पीकर के राज्यसभा के सभापति के द्वारा इस संबंध में क्या किया जा सकता है, समिति का निर्माण किया जा सकता है। मान लो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में किसी कानून के संबंध में गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो उस संबंध में क्या किया जाता है, संयुक्त प्रवर समिति का निर्माण किया जाता है। अब संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति में इतना अंतर होता है कि प्रवर समिति में केवल एक सदन के सदस्य होते हैं, संयुक्त प्रवर समिति में दोनों सदन के सदस्य होते हैं। प्रवर समिति में 30 सदस्य होते हैं और संयुक्त प्रवर समिति में क्या होते हैं आपके 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। एक होता है आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति के कुल सदस्य 45 होते हैं। इसमें 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त समिति होती है, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति के नाम से जाना जाता है। यदि समाज में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर समाज में ऐसी कोई मांग उत्पन्न हो रही है तो जनता के प्रतिनिधि यानी संसद के सदस्यों के द्वारा मिलकर बनाई जाने वाली समिति होती है। इसमें अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। आपने देखा होगा 2G स्पेक्ट्रम के मामले में पीसी चाकू की अध्यक्षता में 30 संसद सदस्य समिति का निर्माण किया गया था। यह हो जाती है आपकी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
तो दोस्तों आज हमने देखने की कोशिश की है संसद के सत्रों के बारे में देखने की कोशिश की है। संसद की अलग अलग प्रकार की जो कार्रवाइयाँ होती है उनके कार्रवाइयों के बारे में समझने की कोशिश की है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव क्या होते हैं इनके बारे में सोचने की कोशिश की है। आगे वाले जो सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे वो धन विधेयक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। संयुक्त बैठक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। संविधान संशोधन विधेयक क्या होते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे पहले हम राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वाला जो पूरा सेशन है आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसी प्रकार के वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो हमको थोड़े मोटिवेशन की उसके लिए आवश्यकता होती है। तो उस मोटिवेशन को देने के लिए कुछ भी नहीं कीजिए, वीडियो के नीचे राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके वो क्लिक कर दीजिए। उसके लिए कोई पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता है, नहीं लगता।